नमस्कार दोस्तों। जो लद्दाख कभी शांति और टूरिज्म के लिए जाना जाता था, आज वहां पर कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन और लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रीजन, जहां से एक तरफ चाइना बार बार घुसपैठ करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान नजर गड़ाए बैठा हुआ है। लेकिन वहां की ग्राउंड रियलिटी ये है, ना तो कोई असेंबली है, ना कोई सीएम है, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली से पूरे लद्दाख को कंट्रोल करता है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया, लेकिन असेंबली नहीं दी गई और तब से वहां के लोग कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया है। आप हम पर विश्वास तक नहीं कर रहे हैं। 65 की, 71 की, 99 के जंगों में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने फौजी भाइयों का मदद नहीं किया, लद्दाख के लोगों ने किया। और आज आप हमें बता रहे हैं कि आप सीमा पर हैं, नहीं दी जाएगी डिसीजन मेकिंग। और अब हाल ये है कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक, जो लद्दाख की डिमांड्स उठा रहे थे, उन्हें सरकार ने जेल में डाल दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लद्दाख के लोग चाहते क्या हैं और सोनम वांगचुक क्यों बार बार सरकार से टकरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में समझेंगे पूरी कहानी को, पूरी डिटेल्स में। दोस्तों, 2019 से पहले आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग का संविधान था, नेशनल फ्लैग के साथ साथ स्टेट फ्लैग था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन बाकी लॉज सिर्फ जम्मू कश्मीर की असेंबली ही डिसाइड करती थी। यानी इंडियन पार्लियामेंट के कानून जम्मू कश्मीर में सीधे लागू नहीं होते थे जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली उसको अप्रूव ना करे। परमानेंट रेजिडेंस की डेफिनेशन भी असेंबली खुद तय करती थी। आउटसाइडर ना तो लैंड खरीद सकते थे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में जॉब पा सकते थे। एजुकेशनल स्कॉलरशिप और सब्सिडीज भी लोकल्स के लिए रिजर्व थी। आउटसाइडर वोट तक नहीं डाल सकते थे स्टेट इलेक्शन में। यानी सिंपल शब्दों में समझा जाए तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के पास बहुत ऑटोनॉमी थी, अपना संविधान, अपना झंडा और आउटसाइडर के लिए जमीन और जॉब्स पूरी तरीके से बंद। लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर बना यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, मतलब यहाँ सीएम और एमएलए होंगे, लेकिन पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास रहेगा। लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली, मतलब कोई सीएम नहीं, कोई असेंबली नहीं, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो दिल्ली से सीधा रिपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक एमपी तक सीमित रह गया। शुरू में लोग यहाँ पर बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगा कि जम्मू कश्मीर से एक अलग पहचान उनको मिली हुई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस होने लगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन और लोकल डिसीजन मेकिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सितंबर 2019 से लद्दाख के लोगों ने चिंता जताना शुरू कर दी। उनका डर ये था कि आउटसाइडर जमीन खरीदेंगे, जॉब्स ले लेंगे और उनकी लोकल कल्चर खतरे में पड़ जाएगी। लोग पूछने लगे, हमारी जमीन, हमारी जॉब्स और हमारी आइडेंटिटी की सुरक्षा कौन करेगा। यहीं से डिमांड उठी लैंड और जॉब प्रोटेक्शन की और कल्चरल सेफगार्ड की। प्रोटेस्ट शुरू हुए, पहले शांतिपूर्ण रैलीज के रूप में, फिर 2020 और 21 आते आते डिमांड्स और साफ हो गई। लोग चाहते थे कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले ताकि असेंबली और सीएम हो, और सबसे बड़ी मांग थी 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन, जैसा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को मिला है, ताकि लैंड, जॉब्स और रिसोर्सेज सिर्फ लोकल्स के लिए सुरक्षित रहें। दोस्तों, 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का एक खास प्रोविजन है जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स एरियाज को दिया गया है। इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, जिन्हें लैंड, जॉब्स, कल्चर और रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का पावर मिलता है। उदाहरण के लिए मेघालय के कार्गो हिल्स और खासी हिल्स में काउंसिल है, जहां आउटसाइडर आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते। लोकल गवर्नमेंट जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट कोटा सिर्फ ट्राइबल्स के लिए रिजर्व रहते हैं, और फॉरेस्ट, रिवर्स और मिनरल्स का मैनेजमेंट पूरी तरीके से लोकल्स के हाथों में रहता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लैंड, जॉब्स और रिसोर्सेज सिर्फ लोकल के लिए सुरक्षित रहें। अब लद्दाख के कंटेक्स्ट में देखें तो लद्दाख हिमालयन रीजन है, जहां इकोलॉजी फ्रिगाइल और नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत संवेदनशील है। जमीन पतली है, पहाड़ी है, पानी और बर्फ के रिसोर्सेज सीमित हैं, और जंगल, पौधे तथा जानवर डेलिकेट हैं। अगर यहाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म या माइनिंग हो जाए तो पूरा नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए लोकल्स चाहते हैं कि लद्दाख में 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनकी जमीन, जॉब्स, कल्चरल ट्रेडिशन और फ्रिगाइल हिमालयन इकोसिस्टम सुरक्षित रह सके। लोकल गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग लोकल्स के हाथ में रहे।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सब डिमांड रखने के लिए इसके लिए दो बॉडीज बनी, लेह अपेक्स बॉडी यानी कि LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA। इन दोनों ने मिलकर प्रोटेस्ट और अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए। दोस्तों 2022-23 से लद्दाख आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने सोनम वांगचुक, जो सिर्फ एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट नहीं है बल्कि वो इंसान है जिन्होंने दुनिया को आइस स्तूपा जैसी टेक्नोलॉजी दी और सैकमॉल स्कूल से एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाई। फिल्म 3 इडियट्स का रेंचो कैरेक्टर भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है, लेकिन 2022 के बाद रेंचो यानी सोनम वांगचुक का फोकस एजुकेशन से पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल पर शिफ्ट हो गया। उन्होंने साफ कहा, लद्दाखियों से वादे तो किए गए थे लेकिन पूरे कुछ भी नहीं हुए। जनवरी 2023 में वांगचुक ने सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया। -15 डिग्री सेल्सियस की ठंड में खुले आसमान के नीचे उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की। ना टेंट ना हीटर, बस बर्फ और तंबुओं के बीच एक इंसान और उसकी लड़ाई। सोशल मीडिया पर ये इमेजेस आग की तरह फैल गईं। #सेव लद्दाख कैंपेन ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने डेली मार्च, रैलीज और स्टूडेंट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। उनकी डिमांड साफ थी, 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स एरिया को मिला है, लद्दाख के लिए फुल स्टेटहुड, लोकल जॉब कोटा, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फ्रिगाइल हिमालयन इकोलॉजी की प्रोटेक्शन। तो दोस्तों सोनम वांगचुक के इन मूवमेंट्स ने गेम बदल दिया। 2023 के अंत तक सोनम वांगचुक सिर्फ एक लद्दाख के लीडर नहीं रहे बल्कि नेशनल डिबेट्स में सेंट्रल फिगर बन गए। उनका मैसेज सीधा था, अगर हिमालयन बचे रहेंगे तो ही इंडिया बचेगा। अगर लद्दाखियों की जमीन और जॉब्स आउटसाइडर ने हथिया ली तो ये सिर्फ लोकल्स की हार नहीं होगी बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की सबसे बड़ी हार होगी। दोस्तों 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार बातचीत की लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकला। गवर्नमेंट का कहना था कि लद्दाख स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरिया है, चाइना और पाकिस्तान की सीमा के पास है। अगर वहां पर ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई तो दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल कम हो जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन दी गई तो बाकी के रीजन भी डिमांड करेंगे, इससे एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी बात, पॉपुलेशन बहुत कम है, लद्दाख की पॉपुलेशन लगभग दोस्तों 3 लाख है। गवर्नमेंट कहती है कि इतने छोटे रीजन को फुल स्टेटहुड देना प्रैक्टिकल नहीं है और यही वजह है कि सेंट्रल अब तक इन डिमांड्स को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों सितंबर 2025 आते आते प्रोटेस्ट और वायलेंट हो गए, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। रिपोर्ट्स में आया कि कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। प्रोटेस्टर ने बीजेपी के ऑफिस तक पर आग लगा दी, यानी कि यह साफ था कि लोगों का पेशेंस अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। दोस्तों लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान खींचा। 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर हिंसा को उकसाया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, जो उच्च सुरक्षा वाला जेल है और CCTV निगरानी में रखा गया। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, सरकार ने उनके NGO स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सैकमॉल का भी FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन किया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके पति हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख की स्टेटहुड की मांग करते रहे हैं। यह घटना लद्दाख के लोगों की बढ़ता असंतोष और सरकार के साथ संवाद की कमी को दर्शाती है। क्या यह कार्रवाई वाजिब थी या लद्दाख के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसके बाद लद्दाख में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने केंद्र सरकार के साथ सभी वार्ताएं स्थगित कर दी। उन्होंने मांग की कि सितंबर 2025 की हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच हो और वांगचुक समेत सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। इन प्रतिक्रियाओं से साफ होता है कि कई राजनीतिक पार्टियां मानती हैं कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के मामले को ठीक से नहीं संभाला।
विरोध और आलोचना बढ़ती जा रही है। यह दर्शाता है कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करने के लिए गंभीर संवाद और समाधान की जरूरत है। दोस्तों, आज भी लद्दाख में कर्फ्यू, इंटरनेट बैन जारी है। प्रोटेस्टर डिवाइडेड हैं, कुछ अभी भी शांतिपूर्ण हैं, कुछ अग्रेसिव हो चुके हैं। गवर्नमेंट 6 शेड्यूल और स्टेटहुड देने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज ले रही है और सोनम वांगचुक अभी भी जोधपुर जेल में हंगर स्ट्राइक पर हैं, अपनी डिमांड्स के लिए अपील करते हुए। तो दोस्तों, लद्दाख की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रोमिसेस और स्लोगन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन और प्रोटेक्शन। लैंड, जॉब्स और कल्चर सिर्फ स्लोगन से नहीं बचते हैं, पॉलिसीज और प्रॉपर गवर्नमेंट से बचते हैं। अब सवाल ये है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करेगा या लद्दाख का स्ट्रगल और गहरा होगा? आपको क्या लगता है, लद्दाख को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या सेंटर का स्टैंड सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।